नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। केंद्र सरकार 26 मई को अपने 3 साल पूरे करेगी। इसको लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर उपलब्धियां गिनाने जा रही है। 26 मई से 15 जून तक मोदी फेस्ट मनाया जाएगा, जिसमें मोदी सरकार के कामों का गुणगान किया जाएगा। बीजेपी के दिग्गज चेहरे देश के 900 शहरों में जाकर बीजेपी सरकार के कामकाज का ब्यौरा देंगे। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम चला रहा है। विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता बीजेपी की कलई खोलने में लगे हैं। बीजेपी पर सवाल दागे जा रहे हैं। केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यानी 3 साल पर कई सवाल केंद्र सरकार के सामने हैं। प्राइम टाइम में इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार 26 मई को 3 साल पूरे करने जा रही है। एक तरफ बीजेपी देश भर में उपलब्धियां गिनाकर जश्न की तैयारी में है। क्या है मोदी फेस्ट के कार्यक्रम, इस रिपोर्ट में देखिए। तीन साल पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब लगा था कि राजनीति के सूर्य का उदय हो गया। लेकिन इसके बाद लगातार देश का माहौल बिगड़ा। कई मुद्दों पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें की गई। लेकिन अब बीजेपी ने तय किया है कि वो मोदी सरकार की उपलब्धियों को सबके सामने लाएगी। 26 मई को मोदी सरकार 3 साल पूरे कर रही है। आइए नजर डालते हैं बीजेपी के प्लान 3 साल पर। 26 मई को मोदी सरकार के 3 साल पूरे। 26 मई से 15 जून तक कार्यक्रमों का दौर। देश के 900 शहरों में मोदी फेस्ट। गुवाहाटी में पीएम करेंगे फेस्ट की शुरुआत। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत बीजेपी के बड़े नेता 15 जून तक देश के हर हिस्से में जाकर सरकार का गुणगान करेंगे। 2 से 4 जून तक अमित शाह केरल में, 6 जून को अमित शाह अंडमान निकोबार द्वीप में, 8 से 10 जून तक अमित शाह छत्तीसगढ़ में, 12 और 13 जून को अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में, जयपुर और मुंबई में राजनाथ सिंह का कार्यक्रम, दिल्ली और लखनऊ में सुषमा स्वराज का कार्यक्रम, ओडिशा में शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम, पश्चिम बंगाल में रमन सिंह का कार्यक्रम, हिमाचल प्रदेश में वसुंधरा राजे का कार्यक्रम, जम्मू कश्मीर में त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यक्रम और बिहार में योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 साल के शासन पर असम पहुंचकर देश को सबसे लंबा सेतु समर्पित करेंगे। 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1000 किलोमीटर की हवाई यात्रा करेंगे। कई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया जाएगा। यानी सत्ता के नक्कार खाने में इतना शोर पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि तमाम तूतियों की आवाज इसमें दबकर रह जाए। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। मोदी सरकार अपने 3 साल पूरे कर रही है। इसको लेकर बिहार झारखंड में भी तीखी सियासत हो रही है। बीजेपी केंद्र का गुणगान कर रही है और विपक्ष हमले पर हमला। बिहार बीजेपी में उत्साह है। केंद्र सरकार की खूबियों का जमकर बखान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने भी केंद्र की उपलब्धियां गिनाई। सबका साथ सबका विकास का नारा फलीभूत। मोदी ने देश का दिल जीता। लाखों युवाओं को कई योजनाओं के जरिए दिया रोजगार। मुद्रा योजना में 60 करोड़ लोगों को ऋण। बिहार में हर घर बिजली के लिए दिया पैसा। पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में मिला केंद्र से पैसा। बिहार सरकार के प्रमुख घटक दल से लेकर सरकार में शामिल सभी मंत्रियों और उनके नेताओं के करतूतों के कारण बिहार बदनाम हो रहा है। विकास बाधित है, अपराध का बोलबाला है,
भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है, सरकार से लेकर शासन तक। इससे पहले जेडीयू ने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। जेडीयू ने केंद्र सरकार पर ये सवाल उछाले थे, बिहार के स्पेशल पैकेज का क्या हुआ, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ, न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या हुआ, जीएम सीड्स को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार, गांधी मैदान ब्लास्ट के प्रभावितों को मुआवजा कब। अब तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है और जो जवाब उनका आता है वो अपने आप में हास्यास्पद है। जो पहले हम लोगों ने कहा था कि जो पूर्व की योजनाएं हैं उन्हीं योजनाओं में आप पैसा अगर क्रमशः दे रहे हैं कि कौन सा विशेष पैकेज है, आई विशेष पैकेज है कहां? क्या वित्त मंत्रालय ने कोई इसके लिए प्रावधान किया? क्या कोई बजट में प्रावधान किया गया? क्या कोई संसद में विधेयक लाया गया? ये पैकेज है कहां? पूरे देश में विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम चला रहा है। जनता सिर्फ तमाशा देख रही है। एक तरफ गुणगान है तो दूसरी तरफ आरोप। शायद सियासत इसी को कहते हैं। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। चलिए तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी नेता मृत्युंजय झा जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश जी से पूछते हैं। राजेश जी, 3 साल के इस कार्यकाल को कितने नंबर देंगे और क्यों? अगर भारत के नागरिक होने के नाते हमें उन्हें नंबर देना होगा तो मैं 0 नंबर दूंगा, लेकिन मैं प्रतिपक्ष में हूँ। प्रतिपक्ष के नाते मुझे कोई आंकना नहीं है। ये नंबर देश की जनता और आप देंगे कि आप 3 साल पहले हमसे जो सवाल करते थे, 3 साल के बाद आज मोदी सरकार से आपके माध्यम से भारत की जनता ये पूछना चाह रही है कि रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने जो वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल हम नौकरी देंगे, आज के दिन में उनके ही मंत्री पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि 60% नौकरी कम गई है। ये आपके पास भी रिपोर्ट है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो उनके मंत्री इस बार के पार्लियामेंट में उन्होंने जवाब दिया एक सांसद के कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो बढ़ावा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब आप पेट्रोलियम के क्षेत्र में चले जाएंगे तो जब कच्चे तेल का उत्पादन की कीमत कम था, ज्यादा था तो कम कीमत में हम तेल देते थे, आज कम हो गया तो हम ज्यादा कीमत में तेल दे रहे हैं। अगर एजुकेशन के क्षेत्र में हम चले जाएं तो एजुकेशन के क्षेत्र में देखेंगे कि कभी हम 60%, 70% भारत सरकार राज्य सरकार को मदद करती थी, आज 50-50 पे आ गए हैं, फिर भी उनकी योजनाएं घट गई हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में चले जाएं तब उनकी देखें कि राज्य सरकार में, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संपूर्ण देश की बात कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का जो अंशदान था, भारत सरकार का जो अंशदान था 60-40 का, उन्होंने 50-50 कर दिया। हम अब चल जाए सुरक्षा के सवाल पे। मोदी जी कहते थे कि लव लेटर लिखना बंद करें, सीधा जवाब दें। उन्होंने बताया कि 3 साल में कितने सैनिक मारे गए, हम आपके पास डाटा होगा दीपक जी, देश को आप लोग बताएं कि 13 साल में जितने सैनिक नहीं मारे गए, 3 साल में मारे गए, इनके विदेश नीति है, इनकी सुरक्षा नीति है। चलिए मृत्युंजय जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मृत्युंजय जी, बतौर मतदाता राजेश जी 0 अंक दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण, विपक्ष में होने के कारण हर मुद्दे पर फेल बता रहे हैं। देखिए, अभी जब बोल रहे थे राजेश जी तो मुझे हंसी आ रही थी कि एक तो ये कह रहे हैं कि मैं 0 अंक दे रहा हूं और विपक्ष, चूंकि मैं जनता हूं और मैं जब विपक्ष में हूं तो भी मैं 0 दे रहा हूं। तो उन्होंने यानी कि न जनता संतुष्ट है ना विपक्ष संतुष्ट है। हाँ, इसलिए बोल क्या पा रहे हैं स्पष्ट नहीं है, नंबर 1। जहां तक दूसरी बात है कि सबसे पहले उन्होंने रोजगार की बातें की। आज देश के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि हम देश के अंदर स्वरोजगार को विकसित करेंगे और इसलिए 3 महत्वपूर्ण योजनाएं देश में जब आई, मेक इन इंडिया और इसके अलावा मुद्रा बैंक की योजना बनाई गई और उसके बाद स्टैंड अप इंडिया स्कीम चलाई गई। ये स्कीम के माध्यम से देश के नौजवानों को और कौशल विकास के माध्यम से देश के नौजवानों को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार विकसित किया गया। अकेले बिहार के अंदर
मात्र इतने 15 लाख लोगों को कौशल विकास के द्वारा स्वरोजगार की तरफ बढ़ने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से कई प्रकार की योजनाएं बनी। आज इन्होंने जब चर्चा की, किसानों की चर्चा की, किसानों के लिए जो भारत सरकार ने किसान बीमा योजना, जो कृषि बीमा योजना लागू की थी, इन लोगों ने तो प्रदेश में होने नहीं दिया। इनके लिए ये उसके जो स्कीम के चलाने के लिए जो एजेंसी होनी चाहिए, ये तय नहीं कर पाए। तो ये आज इल्जाम लगाते हैं केंद्र सरकार पर। हमने जिन जिन विषयों को छुआ है, आज स्वच्छता के दृष्टिकोण से, चाहे शौचालय के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो या शौचालय के दृष्टिकोण से, सफाई के दृष्टिकोण से हो, देश के अंदर हमने 150 वर्ष जो महात्मा गांधी जी के जो शताब्दी वर्ष है, जयंती वर्ष है, उसमें हमने एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि हम 2019 तक संपूर्ण स्वच्छता के दृष्टिकोण से भारत को बनाने का प्रयास करेंगे, और इसमें हमने काम भी किया है। तो कई चीजें आप देखेंगे, जनधन योजना, जिसके बारे में ये मजाक उड़ाया करते थे कि जनधन योजना क्या है, इसका मतलब क्या है, और अब मैं बताना चाहता हूं कि जनधन योजना के अंदर पहले दिन ही लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने इसमें खाते खोले, और आज 3.02 करोड़ खाता खुल चुका है, और जिसमें 1500 करोड़ रुपए जमा है। तो केवल इस प्रकार की पोंगापंथी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें राजेश जी आपके पास है कि ये बातें, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जैसे इन्होंने अभी चर्चा की है कि भाई स्टैंड अप योजना के लिए हमने क्या किया। आज स्टैंड अप योजना के लिए प्रदेश के अंदर कई लोगों को रोजगार के दृष्टिकोण से ऋण दिया गया है, बड़े पैमाने पर इसके आंकड़े हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत राज्य 3 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना। मृत्युंजय जी, एक और महत्वपूर्ण बात राजेश जी ने कही कि जो राज्य और केंद्र के ज्वाइंट योजनाएं हैं, उसमें केंद्रांश में कटौती की गई है, जिससे राज्यों पर बोझ बढ़ा है। नहीं तो इनको पता नहीं है, केंद्रांश तो हमने बढ़ा दिया है। तो परसेंटेज पहले था, उस परसेंटेज के आंकड़े को बढ़ा दिया आपने, ये आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था। तो इनको आंकड़े मालूम नहीं है, और ये विषय उठता है। मुझे तो इस बात की आश्चर्य लग रहा है। चलिए राजेश जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जेडीयू नेता सईद अफजल अब्बास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन राजेश जी आप अपनी प्रतिक्रिया दे दें। दीपक जी, हम बहुत सवाल नहीं कर रहे हैं इनसे मात्र इन्होंने जो प्रधानमंत्री ने कहा था चुनाव से पहले, हम चाहेंगे कि आपके पास सारा क्लिप हो, आप बताइए। उन्होंने कहा था आधार कार्ड का प्रधानमंत्री ने एज ए मुख्यमंत्री कड़ा विरोध किया था कि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा आधार कार्ड। उन्होंने क्यों लाए? तो उन्होंने कहा था कि मैं काला धन लाऊंगा। मैं सिर्फ 3 साल के बाद ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने 100 दिन का समय मांगा था काला धन के लिए, ये 3 साल हो गया, लगभग 1000 दिन हो गया। जी, इस पर जवाब जरूर लेंगे, लेकिन हमारे साथ सैयद अफजल अब्बास जी भी जुड़े हुए हैं। अफजल साहब, क्या लगता है 3 साल का ये केंद्र सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? मैं सारे लोग जो बातें कर रहे हैं, शरीफ कही तो उन बातें उनसे मिलती जुलती मेरी भी होगी जी। सबसे बड़ी बात है, प्रमुख बातें ये है कि नरेंद्र मोदी साहब अपने मैनिफेस्टो में उठा के देख ले, इलेक्शन से पहले जितनी बातें की, वो एक भी ऐसी बातें जो पूरी हो। जनता 100 करोड़ की जनता की बात करते हैं, 100 करोड़ जनता कुछ मिला कि नहीं मिला। जहां तक काले धन की बात है, काले धन की बात है, फिर नोटबंदी की बात है, 2 करोड़ रोजगार की बातें हैं। मैं जितनी बातें उन्होंने की, मैं समझता हूं कि वो उससे विफल रहे। और जब भी कोई ऐसा मौका आता है कि देश की जनता उनसे सवाल पूछे, तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा देते हैं कि पब्लिक का माइंड डाइवर्ट हो जाए। अब जब जैसे ही 2 करोड़ की बात उठ रही थी, उस वक्त नोटबंदी की बात है। मैं जनता दल यूनाइटेड नोटबंदी के पक्ष में था और आज भी है, लेकिन ये बता दें कि नोटबंदी के बाद से कितने काला धन आए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि आप जहां तक आप 56 इंच का सीना था, एक के बदला 10 लाइन या 100 लाइन की बात कर रहे हैं, आज भी मेरे सीना मारे जा रहे हैं। हर मोर्चे पे ये विफल है, सिवाय जनता को बरगलाने के लिए और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है और वहां पे भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, 2 समुदाय लड़ रहा है, सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार क्या कर रही है, सिवाय ये कि कम्युनिज्म के अलावे और इन लोगों ने कुछ नहीं किया। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है और देश में दूसरा कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अफजल साहब जो गिना रहे हैं, जो आंकड़े दे रहे हैं और पूरा किताब लेकर बैठे हैं कि हमने ये किया वो किया, तो वो सब क्या है? ये ठीक है, उनके पास डाटा है, जाहिर से सरकार के आदमी मैं नहीं जानता कौन लोग है वहां पे, मैं फोन पे हूँ, उनसे पूछिए कि काला धन कितना आ गया। आप विजय माल्या का 1000 करोड़ चला गया, आप बैठे हुए हैं। आप ललित मोदी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि बिहार में 1.25 लाख करोड़ हम देंगे आपको? 1 लाख 2 1.25 लाख दे दिया, कहाँ रह गया आपको 1.25 लाख करोड़ रुपया?
सिवाय जनता को बेवकूफ बनाने के लिए और कुछ नहीं किया, मैं समझता हूँ। और सिवाय इसकी मतलब विपक्ष मोदी सरकार की उपलब्धि में केवल एक चीज देख रही है और इसमें विपक्षी तमाम सहयोगी सहमत हैं, और वो है कि केवल बेवकूफ बनाया गया है जनता को। मृत्युंजय जी। दीपक जी, मुझे लगता है अब्बास जी आजकल पाकिस्तान के समाचार पत्र ज्यादा पढ़ते हैं। आजकल पाकिस्तान की न्यूज को ज्यादा राजेश जी भी देख रहे हैं और अब्बास जी भी देख रहे हैं। यही तो अब्बास जी कह रहे थे कि कुछ न कुछ अगर काम की बात होती है तो आप ऐसा शिगुफा छोड़ते हैं जिसमें पूरा मामला ही उलझ जाता है। आप इस तरह की मेरी बात सुनिए, आपको मैं इसलिए प्रश्न कर रहा हूँ कि आपने पाकिस्तान के विषय पर तीखा टिप्पणी कर दिया। नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया हिंदुस्तान ताकत है कि पाकिस्तान को दी है। अफजल साहब सुन तो लीजिए। मृत्युंजय जी एक मिनट मृत्युंजय जी, अफजल साहब एक मिनट जी। मृत्युंजय जी, यही तो अफजल साहब आरोप लगा रहे थे कि जब भी हम कोई काम की बात करते हैं, कोई महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं तो कुछ ऐसा कर दिया जाता है, ऐसा शिगुफा छोड़ दिया जाता है कि पूरी भीड़ उस ओर चल जाती है और वो सवाल वहीं रह जाता है। दीपक जी, आप अब्बास जी से मैं इतना पूछना चाहता हूँ, जब इन्होंने प्रश्न उठा दिया सीमा के विषय में, जब सीमा की चर्चा हम करते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। नहीं, सीमा की चर्चा नहीं, आप तो बस दर्द होता है। हमने चर्चा करी है कि पाकिस्तान के सैनिक जब हमारे तरफ आज हमने 4 बंकर को ध्वस्त कर दिए। आज नरेंद्र मोदी ने पहल किया तो आपको तारीफ करनी चाहिए। तो आपको पेट में दर्द हो रहा है, आप पाकिस्तान की तारीफ करना शुरू कर दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज जो परिस्थिति की बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार की आप ही की बात कर रहे हैं अफजल साहब, सुन तो लीजिए एक बार। मेरी बात तो सुन दी आप, क्योंकि आप टीवी पे बैठे हुए ना, हम तो देख नहीं रहे ना। हम तो पाकिस्तान को उड़ा दीजिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। आपने कहा कि आपका पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, अपने शब्दों को वापस कीजिए। हिंदुस्तान मेरा है, यही पैदा हुए हैं, यही रहेंगे। ये आप अपने देखिए क्या तिरंगा लेके घूम रहे, तिरंगा तक आप मेरे ख्याल से अफजल साहब मृत्युंजय जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप शायद पाकिस्तान के अखबार पढ़ते हैं जिसमें मोदी का गुणगान जिस तरह से होता है आपने भी उसी तरह से किया। पाकिस्तान माफ कीजिएगा, शब्दों को वापस करें, इनको माफी मांगना चाहिए। आपका पाकिस्तानी से पाकिस्तानी हो गया। ऐसा कुछ किसी ने नहीं कहा है अफजल साहब, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं राजेश जी को भी उन्होंने कहा है कि आप इस तरह के बयान देकर के सीमा को जब करता है तो सीमा की चर्चा में पाकिस्तान का नाम आएगा ही आएगा। अफजल साहब, अब आप महत्वपूर्ण सवालों को दरकिनार कर रहे हैं। आप ही की पार्टी ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं कि क्या हो रहा है, खासकर विशेष पैकेज, तो उस पर जवाब तो ले लेते हैं मृत्युंजय जी की। दीपक जी, मैं जिन बातों की चर्चा करना चाह रहा था, नोटबंदी के बारे में इन्होंने कहा, नोटबंदी के माध्यम से एक बड़ी राशि जमा हुई। अब इसके बारे में आप जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुशी जाहिर की थी कि जितने पैसे जमा हुए हैं उसको गरीब कल्याण वर्ष में हम देश के गरीबों के विकास बिल्कुल, नरेंद्र मोदी तो खुश होंगे ही अपने कामकाज से, भले ही संतुष्ट न हो, लेकिन बिहार की सरकार और बिहार के सत्ताधारी दल के तमाम सहयोगी इस बात से खुश नहीं है कि उनका विशेष पैकेज नहीं आया। मृत्युंजय जी, देश के अंदर में जब सब्सिडी छोड़ने की बात हुई थी, इस देश के लोगों ने बड़े पैमाने पर सब्सिडी छोड़ी, हमने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। मृत्युंजय जी ठीक है वो बात, लेकिन बिहार सरकार तलाश रही है। मृत्युंजय जी, बिहार सरकार अभी भी इंतजार में है कि उनका विशेष पैकेज कहां गया। बिहार सरकार के एक अलग प्रकार के चश्मे लेकर बैठे हैं और इनके अंदर एक रिपोर्ट बनाने वाले लोग हैं, तो एजेंसी के माध्यम से रिपोर्ट बनाते हैं, बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। इनको पता नहीं है नरेंद्र मोदी जी ने जब आंकड़े वो आसमान से तो लाते नहीं होंगे, सरकारी आंकड़ों के ही अध्ययन करके रिपोर्ट बनाते होंगे। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ। अरुण जेटली ने जब पहले बजट को पेश किया था, रेल मंत्री ने भी जब पहले बजट को पेश किया था, उन्होंने कहा था जो अधूरी योजनाएं हैं, जो कांग्रेस की सरकार ने इस देश के अंदर जो लंबी लंबी योजनाएं बनाकर छोड़ रखी है, या पीछे की सरकार ने जो योजना छोड़ रखी है, उस योजनाओं को पूरा। चलिए राजेश जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। राजेश जी क्या कहेंगे, ये बहाना है या वाकई हकीकत है? पिछली सरकारों ने इतनी योजनाएं शुरू कर दी पर वो अधूरी थी, जिसकी वजह से मौजूदा सरकार को कुछ नया करने का मौका नहीं मिला है, बस वही। और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के कहते रहे कि अभी तो गड्ढे ही भर रहे हैं हम।
आप भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। क्या राम मंदिर और 3 तलाक की बात चल रही है देश में, इससे देश का कल्याण होना है। कल्याण होना है बेरोजगारों को रोजगार देने से। इन्होंने कितने रोजगार दिए, इन्होंने जन धन योजना से खाता खुलाने की बात की, खाता खुलाया देश के लोगों ने। इन्होंने क्या कहा कि कम से कम 3000 रुपया शहरी क्षेत्र में और कम से कम 500 रुपया गरीबी क्षेत्र में खाता में रखना अनिवार्य होगा। उल्टे इन्होंने देश की जनता को अपने पास रख लिया और उस पैसा को विदेश में एक देश के व्यक्ति को फैक्ट्री बैठाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के लोन दिया। दूसरी बात मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक योजना की बात बताए भारत की जनता को कि उन्होंने किस विकास क्षेत्र में काम किया। आप मैं बिहार की बात करता हूं, आपने बिहार की चर्चा किया था। आप बिहार में जवाब आया कि प्रधानमंत्री ने जिस 1.25 करोड़ की योजना की भारत में की उसको आरटीआई में भारत से खर्च मिला, उसमें प्रधानमंत्री के यहाँ से कोई ऐसा लिखित जवाब मेरे पास नहीं है। वो प्रधानमंत्री की घोषणा थी, फाइनेंस विभाग ने ऐसा कोई घोषणा नहीं किया था। तो प्रधानमंत्री देश को झूठ बोलते हो, दुनिया को गुमराहते हो। देश के इतिहास में एक काला धब्बा साबित होगा कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने। वो बताएं कि किस क्षेत्र में उन्होंने अव्वल नंबर लेना चाहते हैं, उस पर हमसे चर्चा करें। और देश की जनता ये सवाल उनसे पूछती है, कोई एक विषय बताएं जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वो नंबर की उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। बहरहाल अफजल अब्बास जी, जिस तरह से ये तमाम बातें सामने आ रही है, केंद्र की सरकार के पास उपलब्धियों का बड़ा पुलिंदा है, आपके पास भी नाराजगी की तमाम वजहें हैं, लेकिन क्या कुछ भी ऐसा नहीं जो बिहार के लिए हितकर हो? सवाल बिहार की बात नहीं है भाई, मसला इस बात का है कि अब एक ऐसा दौर आएगा कि नेताओं पे से एतमाद जनता का उठ जाएगा। आप मैनिफेस्टो के आधार पर जाते हैं। आपने कहा कि आर्टिकल 370 में तब्दील कर देंगे, आपने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, आपने कहा कि बिहार हमारी सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, आपने कहा 2 लाख को आपको रोजगार देंगे, आपने कहा कि न्यूनतम किसानों को न्यूनतम जित लागत का 50% देंगे, आप किसानों के आप देखिए तमिलनाडु के दिल्ली के जंतर मंतर जहां मेरी ऑफिस है, पार्टी की ऑफिस है, वहां किसान आके अपने पेशाब पी के चले गए। इस देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप माफ भी कर रहे, थोड़ा बहुत माफ भी किया तो वहां माफ कर रहे जहां आपकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है आपका, आप माफ नहीं कर रहे तमाम किसान, यानी कि जो वोट देगा आपको जहां आपकी सरकार होगी वहां माफ करेंगे आप किसान। अफजल अब्बास जी, सांस ले लीजिए थोड़ा। मृत्युंजय जी, एक सांस में इतनी बातें गिना दी, क्या आपके पास वो लिस्ट है कि कुछ किया गया है? देखिए, करने वाले इतने आकर हमने पढ़ाए, कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पंगड़ाई। अभी जो स्थिति है कांग्रेस और जेडीयू के सामने, इनके सामने कितने भी बातें बताओ ये सुनने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने इतने आप इनको मत बताइए, आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। और हम लोगों ने लगातार काम की, एक योजना नहीं, उन्होंने जनधन योजना की चर्चा कर दी और अकेले उनको मजाक उड़ा दिया। अगर मजाक उड़ाया था, देश का सामान्य मानविकी जो है 1500 करोड़ रुपए जमा नहीं कर दिया रहता, इससे सजगता का ये आप नहीं दिखाई देता। और आज आप कह रहे हैं स्किल इंडिया के माध्यम से जो कौशल विकास की योजना हमने चलाई, उसके तहत जो लोगों को स्वरोजगार हुआ, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से हमने किया। हमने मुद्रा बैंक की तरफ से जितना लोन की व्यवस्था की, उतने अलावा नहीं, देश के अंदर बड़े बड़े सेंटर्स खोला। आज इनके बिहार के अंदर में जो बड़े बड़े थर्मल पावर सहरसा के अंदर बैठ रहे हैं, आपको जो बड़ा बीएसएफ का सेंटर है जो जिसमें 5000 सैनिकों का प्रशिक्षण चल रहा है, इनके बारे में पूरे बिहार के इनके पास आंकड़े नहीं है। देश के अंदर में चलिए, इनके पास आंकड़े नहीं है, याद कर रहे हैं, लेकिन मृत्युंजय जी छोटा सा एक सवाल, मृत्युंजय जी एक छोटा सा सवाल, उस पर जवाब चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी मैदान में जो ब्लास्ट हुआ था उसके पीड़ित के परिजनों को नौकरी और मुआवजा देने की बात कही गई थी, वो उसका क्या हुआ? देखिए, हमने जिनकी योजना की बात कही, हमने देने की बात की है, उन सबको बुला के पूछिए, उनसे वार्ता कीजिए। क्या केंद्र सरकार ने, क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था, क्या हमारे स्थानीय नेतृत्व ने उनसे मिलने का काम किया कि नहीं, उनके लिए प्रयास किया कि नहीं, इसके बारे में उनसे बात कीजिए। और बात करने के बाद आपको पता चलेगा। इन लोगों के पास अभी हमने 125 करोड़ की पैकेज की बात इन्होंने कर दी, जो पैकेज इनको मालूम नहीं है कि उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था।
और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उसको अक्षर से पालन करके दिखाया। बड़े बड़े इश्तिहार में, समाचार पत्र में एक एक बिंदु बना करके घोषित किए गए थे कि हमने किन किन योजनाओं में कितना मद में कितनी वही तो ये कह रहे हैं कि विज्ञापनों के जरिए बरगलाने की कवायद है और उस कवायद में कामयाब हो गए हैं, इस वजह से अभी दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इस काम में कितनी राशि खर्च हुई इसके आंकड़े तक उपलब्ध है और इसके खर्च किए गए हैं और उसके बाद भी इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। तो मुझे हास्यास्पद लगता है कि क्या अगर योजना में नहीं आया तो रेल पुल योजना, दीघा रेल पुल योजना कैसे चालू हुई ये बताने का काम करे। क्या आज एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम हो रहा है, कैसे चालू हो रहा है ये बताने का काम करे। तो आज योजनाएं प्रदेश के अंदर चल रही है। बहरहाल बताया दोनों ओर से जा रहा है, पर फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है, नहीं तो और जानकारियां जरूर लेते। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय झा जी, राजेश राठौड़ जी और सैयद अफजल अब्बास साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दोनों पक्षों के पास काफी कुछ है कहने को, लेकिन फैसला तो जनता को ही लेना है और वो हर चीज का बारीकी से मुआयना कर रही है। अभी फिलहाल 3 साल हुआ है, 2 साल और बाकी है और नतीजे तब सामने आएंगे। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।